आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी में दिए इन बिटवीन क्वेश्चंस के बारे में और बाद में बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिए हुए अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में। बेटा पहला क्वेश्चन देखो, लिखा है कैन यू नेम द टू ऑर्गेनल विच यू हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटीरियल। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या बना दोगे, आप लिखोगे देर आर टू सेल ऑर्गेनल विच आर सेमी ऑटोनोमस। अब वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्या होते हैं, जिसमें खुद का डीएनए होता है और ये डीएनए कैसा होता है बेटा, सर्कुलर होता है। सो दीज कंटेन ऑन डीएनए, और ये हैं, एक का नाम माइटोकॉन्ड्रिया है और एक का नाम क्लोरोप्लास्ट है। तो आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। फिर है इफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। तो सेल का ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल के अंदर जो ऑर्गेनल का ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो जाए किसी फिजिकल या केमिकल के कारण, तो क्या होगा। बेटा ऐसा होने से इफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्टर्ब्ड देन इंटरनल बैलेंस इन द सेल इज डिस्टर्ब्ड। इंटरनल बैलेंस को बेटा होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो सेल की जो होम्योस्टेसिस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और सेल की जब होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाएगी तो जो सेल है उसकी डेथ हो जाएगी। सो सेल इज डाइड। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लिखा वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग। लाइसोसोम को बेटा सुसाइड बैग क्यों कहते हैं। तो बेटा आपका आंसर ये हो जाएगा, हमें पता है इफ देयर इज एनी फिजिकल और केमिकल डैमेज टू सेल, सेल को अगर कोई फिजिकल और केमिकल नुकसान होता है देन या सेल बिकम ओल्ड, तीसरी सिचुएशन है कि सेल अगर ओल्ड हो जाए, पुरानी हो जाए, देन लाइसोसोम गेट ब्रस्ट, तो लाइसोसोम फट जाते हैं, एंड देयर डाइजेस्टिव एंजाइम आर रिलीज्ड, उनके डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होके कहाँ आ जाते हैं, रिलीज होके आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में। और डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम हैं जैसे लाइपेज, पॉलीसैकेराइडेज, न्यूक्लिएज वगैरह। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम सेल का जो कंटेंट होता है, सेल ऑर्गेनल जो होते हैं ये उसी को ही ब्रेक डाउन कर देते हैं। सो सेल कंपोनेंट आर डाइजेस्टेड। जब सेल के कंपोनेंट ही डाइजेस्ट हो गए उस वजह से सेल डैमेज हो जाती है, और सेल डैमेज हो जाती है तो इसीलिए इनको सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड सेल। सेल में प्रोटीन कहाँ बनते हैं बेटा, इसका आंसर तो हम यही कर देंगे। सेल्स में जो प्रोटीन होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनते हैं, पहली बात। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहाँ बनते हैं बेटा, ये बनते हैं राइबोसोम के अंदर। इसीलिए राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। इसीलिए राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ओके मेरा बेटा, तो आगे चलते हैं बेटा। आगे एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में भी कई टाइप के क्वेश्चंस अपने को दिए हुए हैं, तो उस पे हम आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक जो है बेटा वो हमें बताता है, हमसे पूछता है कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस के बारे में पूछता है। बेटा ये दोनों क्वेश्चन हम अच्छे से अपने लेक्चर नंबर 2-3 में कर चुके हैं, जहां पे हमने एक टेबल की हेल्प से एनिमल और प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस को देखा था। देन क्वेश्चन नंबर 3 जो आता बेटा, व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाती है तो क्या होगा। बेटा इसमें हम आंसर ऐसे लिखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन सेल इंटीग्रिटी। तो सेल की जो इंटीग्रिटी है, सेल का जो यूनिकनेस है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से होता है। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, ये कुछ चीज़ों को आने देती है और सेलेक्टिव चीज़ों को ही जाने देती है, यानी ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। इट सेपरेट साइटोप्लाज्म फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये सेल के साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग रखती है। तो अगर ये रप्चर हो जाएगी तो दो सिचुएशन होगी। अगर ये रप्चर हो जाएगी तो इसका मतलब सेल इंजर्ड हो गई, और सेल इंजर्ड होगी तो इंजर्ड सेल को हटाने का काम किसका है, लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाएंगे, और लाइसोसोम ब्रस्ट होने के बाद सेल का जो कंटेंट है उसी को खा जाएंगे। सो सेल विल डाई ड्यू टू ब्रस्टिंग ऑफ लाइसोसोम। इसका मतलब इस केस में जो सेल है वो इंजर्ड हो जाती है। और एक इसमें आप लाइन ये भी लिखेंगे कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती है
तो एक तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होल हो गया है, वो पंक्चर हो गई है और उसकी वजह से उसका जो साइटोप्लाज्म है वो बाहर चला जाएगा। इसे हम बोलते हैं बेटा साइटोलाइसिस और सेल डेथ। तो साइटोलाइसिस एंड सेल डेथ ड्यू टू एग्जिट ऑफ साइटोप्लाज्म, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा ये है, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो गोल्जी बॉडी इन सेल। अगर सेल से गोल्जी बॉडी हटा दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? आंसर ये बन जाएगा, गोल्जी बॉडी इज नोन एज पैकिंग बॉडी ऑफ सेल। सही बात है। हमें पता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वहां से सबस्टांसेस बन के गोल्जी बॉडी की तरफ आते हैं, गोल्जी बॉडी उनको प्रोसेस करता है। गोल्जी बॉडी प्रोसेस करके देखा था कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। अगर गोल्जी बॉडी नहीं है तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बनेंगे। तो ग्लाइकोलिपिड, नो ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बनेंगे। एक बात हमने ये भी देखा था कि जो गोल्जी बॉडी है वो 3 प्रकार की चीजें सिक्रीट कर देता है। वेसिकल्स की फॉर्म में हार्मोन और एंजाइम सिक्रीट करता है, वैक्यूल सिक्रीट करता है और लाइसोसोम बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका मतलब जो गोल्जी बॉडी है, इफ नो गोल्जी बॉडी then no secretory activity, it means secretory activity of cell is affected. For example, लाइसोसोम नहीं बनेंगे तो सेल के अंदर क्लीनिंग नहीं होगी। नो वैक्यूल नहीं होगा तो सेल के अंदर स्टोरेज नहीं होगा और वेसिकल्स नहीं होंगे तो हार्मोन और एंजाइम का सिक्रीशंस नहीं होगा। तो बेटा ये कॉन्सिक्वेंस होंगे अगर सेल के अंदर गोल्जी बॉडी नहीं है तो। विच ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। किस ऑर्गेनल को सेल का पावर हाउस कहा जाता है? बेटा हमें पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में इट कंटेन एंजाइम फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? बताया था बेटा, फूड में से एनर्जी निकालने की प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज रेस्पिरेशन, जिसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट बिना ऑक्सीजन के होता है जिसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जो साइटोप्लाज्म में होती थी, जिसमें से ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता था। दूसरा स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है जिसको क्रेब साइकिल कहते हैं। तो क्रेब साइकिल को ही हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और क्रेब साइकिल या एरोबिक रेस्पिरेशन कैरी आउट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम्स होते हैं। सो इट कंटेन एंजाइम फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। एरोबिक रेस्पिरेशन को आप बेटा क्रेब साइकिल भी बोल देंगे। ठीक है। अब क्रेब साइकिल से बहुत सारा एनर्जी निकलता है। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन केमिकल फॉर्म, तो केमिकल फॉर्म में स्टोर हो जाता है, यानी एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। एंड दिस एनर्जी एटीपी इज यूज्ड फॉर मैकेनिकल वर्क, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बायोकेमिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क क्या, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या, जो मैंने बताया था जिसमें एनर्जी लगती है, जो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जब सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है। और बेटा बायोकेमिकल वर्क क्या, नई नई चीज़ों को बनाने के लिए, यानी एनाबॉलिज्म के लिए, प्रोटीन वगैरह फॉर्मेशन, लिपिड वगैरह फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। आगे क्वेश्चन पूछा है कि अमीबा फूड को कैसे ऑब्टेन करता है। अमीबा ऑब्टेन फूड बाय इनगल्फिंग फूड बाय मेकिंग फूड वैक्यूल। तो अमीबा फूड वैक्यूल बनाते हुए फूड को इनटेक करता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। इसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं और एंडोसाइटोसिस का दूसरा नाम है बेटा फैगोसाइटोसिस। ये देखो, ये अमीबा है। अमीबा के अंदर ऐसे बाजुएं सी बनती हैं, इन बाजुओं को बेटा स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो जब कोई फूड पार्टिकल पास में आता है स्यूडोपोडिया के, तो स्यूडोपोडिया उसके पास चला जाता है और अमीबा उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेता है, अपनी सेल मेम्ब्रेन उसके चारों तरफ ढक देता है और फिर ये सेल मेम्ब्रेन अलग हो जाती है और अलग होके फूड वैक्यूल नाम का स्ट्रक्चर अमीबा की बॉडी में बन जाता है। फिर ये जो फूड वैक्यूल है ये लाइसोसोम से मिल जाता है और लाइसोसोम के एंजाइम फूड वैक्यूल को ब्रेक डाउन करके इसका डाइजेशन कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो अमीबा है वो फूड को ऑब्टेन करता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो हम यही कर देंगे बेटा, वेयर डू लिपिड एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड।
यानी प्रोटीन और लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं वो कहाँ बनते हैं बेटा? जो लिपिड होते हैं, लिपिड बन जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और बेटा जो प्रोटीन है वो बन जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। उसके बाद बेटा बात आती है ओस्मोसिस की। ओस्मोसिस वाला हम अच्छे से आपको बता चुके हैं। ओस्मोसिस में मैंने आपको साफ साफ क्लियरली बताया था कि ओस्मोसिस वाटर की मूवमेंट है अपनी हाई अमाउंट टू लो अमाउंट ऑफ वाटर वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दूसरा डेफिनेशन और लिख लेंगे, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसके हमने बहुत सारी एक्टिविटी भी देखी थी। उसके बाद हमारे से जो क्वेश्चन पूछे हैं, 2 क्वेश्चन और पूछे हैं बेटा, विच सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। इसका आंसर हो जाएगा बेटा माइटोसिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा माइटोसिस। तो कौन सा सेल डिवीजन है जो ग्रोथ और रिपेयर के लिए चाहिए? माइटोसिस। और हमारी बॉडी की मोस्ट ऑफ द सेल्स में माइटोसिस होता है, लेकिन हमारे टेस्टिस और ओवरी के अंदर सेल होती है स्पर्मेटोगोनिया और ऊगोनिया, तो उनके अंदर क्या होता है बेटा? मियोसिस। तो मियोसिस कहाँ होता है? इन टेस्टिस और ओवरी। और मियोसिस से क्या बनते हैं बेटा? गैमेट। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, इसको मैंने बड़ा डिटेल से पढ़ाया था कि कैसे माइटोसिस होती है, कैसे मियोसिस होती है। अगर क्वेश्चन आपका ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है तो माइटोसिस और मियोसिस जो मैंने आपको पढ़ाया था उसको आप एक्सप्लेन कर देना। ये हमारे से एक एक्टिविटी करने के लिए एनसीईआरटी ने बोला बेटा, इस एक्टिविटी को एक बार देख लेते हैं। इस एक्टिविटी में हमारे से पोटैटो कप बनाने के लिए हमें बोला गया है। अब ये पोटैटो कप क्या चीज़ होती है बेटा? जो आलू होता है, जो पोटैटो होता है, उसको आप आधा काट दो, ठीक है। जो आधा पोटैटो बना उसको बीच से उसमें कैविटी बना दो नाइफ की हेल्प से, उसे हम पोटैटो कप बोलते हैं। तो 3 पोटैटो कप हमने बनाने हैं, ए, बी और सी। तो ये हमने अनबॉइल्ड पोटैटो से बनाने हैं, लेकिन एक पोटैटो कप बेटा हमने बनाना है बॉइल्ड पोटैटो से, उबले हुए पोटैटो से। राइट मेरा बेटा? तो जो ए, बी, सी हैं, जो अनबॉइल्ड पोटैटो से हमने कप बनाए हैं, अब ये एक पोटैटो कप है जिसको हमने वाटर में रख दिया। जो पोटैटो कप के अंदर बेटा एक कैविटी बनी है, ये कैविटी एम्प्टी हमें दिखाई देती है, मतलब इसमें हमने कुछ नहीं डाला है, ये एक एम्प्टी कैविटी है। तो पोटैटो कप की ये सेल्स हैं, तो बाहर क्या है? बाहर वाटर है। बेटा वाटर तो हाइपोटोनिक होता है। वाटर कैसा होता है? हाइपोटोनिक होता है, ठीक है। लेकिन पोटैटो की जो सेल्स हैं उनका साइटोप्लाज्म हाइपरटोनिक होता है। इस वजह से बाहर से कुछ वाटर पोटैटो की सेल्स में चला जाएगा। तो पोटैटो कप की सेल्स में कुछ वाटर चला जाएगा और पोटैटो कप की सेल्स में वाटर का अमाउंट अच्छा खासा हो जाएगा। इसे हम बेटा बोलेंगे एंडोस्मोसिस। तो सेल्स कंटेन वाटर बाय एंडोस्मोसिस। अब बी और सी की कैविटी में क्या करना है? बी और सी की कैविटी एम्प्टी नहीं है बेटा। ये कैविटी हमने एक में हमने 1 चम्मच शुगर डाल दिया, मान लो सी में हमने 1 चम्मच सोल्ट डाल दिया। बेटा सोल्ट और शुगर तो हाइपरटोनिक कंडीशन बना देंगे, किसकी तुलना में? ये जो सेल्स हैं इनकी तुलना में। तो इट मीन्स जो सेल्स के अंदर वाटर रहा होगा, यानी पोटैटो कप की जो वॉल है, वॉल में सेल्स है, सेल्स में वाटर है, लेकिन बेटा यहां तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया। तो सेल्स से जो वाटर है वो निकल कर कहां आ जाएगा? इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी जहां पे जो हाइपरटोनिक कंडीशन हमने बनाई है शुगर और सोल्ट लेके, तो इस हाइपरटोनिक कंडीशन की तरफ वाटर आ जाएगा पोटैटो कप की वॉल की सेल्स से। सो कैविटी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम सेल्स ऑफ पोटैटो बाय एक्सोओस्मोसिस। तो एक्सोओस्मोसिस के कारण, क्योंकि यहां पे शुगर है और सोल्ट है, कंडीशन हाइपरटोनिक हो गई। सेल्स में जो वाटर था तो सेल्स हाइपोटोनिक हो जाएंगे इसकी कंपैरिजन में, तो वाटर जो है वो इधर आ जाएगा, यानी कि कैविटी में वाटर भर जाएगा। यानी बी और सी दोनों कैविटी में हमें पानी भरा दिखेगा, वाटर भरा दिखेगा एक्सोओस्मोसिस के कारण। ये एक्सोओस्मोसिस कहाँ से हुई है? पोटैटो कप की जो वॉल है, इसकी जो दीवार है, इसमें जो सेल्स हैं इसमें से हुई है, यानी इसमें से वाटर बाहर चला गया। लेकिन बेटा हमने एक पोटैटो कप बनाया था उबले हुए पोटैटो से, बॉइल्ड पोटैटो से, राइट। तो जो बॉइल्ड पोटैटो था, तो बेटा जब पोटैटो बॉईल किया तो सेल्स तो उसके मार डाले तुमने बॉइलिंग के दौरान। और हमें पता है जब सेल्स
मर जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सिलेक्टिव परमेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो एक ऐसा पोटैटो कप जो आपने बना दिया बॉइल्ड पोटैटो से और उसके अंदर आपने शुगर या सोल्ट डाल दिया उसकी कैविटी में, बेटा इस कैविटी में आपको पानी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो सेल्स हैं इनमें से वाटर आना था इस कैविटी में, जो कि आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो सेल्स हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, उनमें सिलेक्टिव परमेबिलिटी नहीं है, और सिलेक्टिव परमेबिलिटी नहीं है तो ऑस्मोसिस भी नहीं है। सो देयर विल बी नो एक्सोऑस्मोसिस। इस केस में एक्सोऑस्मोसिस नहीं होगी। सो इट्स कैविटी कंटेन नो वाटर, नो एक्सोऑस्मोसिस बिकॉज सेल्स आर डेड। तो बेटा ये मैंने बड़े ही सिंपल तरीके से एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने कर लिए हैं। बेटा अगर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, इन बिटवीन क्वेश्चन समझ में आ गया,